हेलो क्लास 12th एनआईएस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग हैं बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था आपको कि क्लास 12th के एनआईएस का सिलेबस भी इस चैनल पे डाला जा रहा है और हमने देखा कि डाला भी गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो कि पहली मैंने एक सर्वे करवाया, उसमें मैंने देखा कि कितने बच्चे ऐसे हैं, परसेंट कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो पॉलिटिकल साइंस 317 जो भी है, ये कोड है, एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है, सबसे ज़्यादा बच्चे इस कोड को लेकर वो थे। ठीक है, मतलब इस सब्जेक्ट को लेकर सबसे ज़्यादा क्या था, एक्साइटेड थे। और इसीलिए फिर मैंने इस पर स्टार्ट भी किया। अब इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 12th क्लास का क्या डाला है आप देख लो जाके। पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस डाल दिए कि कौन कौन सा सिलेबस सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, और इस क्लास में मैं लेकर आया हूँ फर्स्ट चैप्टर यानी राष्ट्रीय, राज्य और सरकार। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर दूसरा है वो आ नहीं रहा है पेपर में, क्योंकि वो आपका टीएमए प्रैक्टिकल वगैरह में आ रहा है। तो हम जो पेपर में आएंगे पहले उस 60% को अपना कवर करेंगे। 40% प्रैक्टिकल वाला है उसको अलग कवर करेंगे, उसकी चिंता आप मत करिए। ठीक है, उसको भी देखेंगे कैसे कवर करना है। फिलहाल हम बात करने के लिए जा रहे हैं, आपके पास सेकंड चैप्टर से शुरू होती है शुरुआत। और टॉप 5 क्वेश्चन ईच चैप्टर, जहाँ जितने भी चैप्टर है सबके टॉप 5 क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक लेकर आएंगे, फिर थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल लेकर आएंगे और फिर लास्ट में हार्ड लेवल पे भी बात करेंगे। ठीक है, और फिर क्वेश्चन पेपर भी मेरे को सॉल्व करवाने हैं आप लोगों के एग्जाम से पहले। बट जितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट आप लोगों को दिखेगी, जितने ज़्यादा मेरे को व्यूज़ दिखेंगे, आप लोगों के व्यूज़ दिखेंगे, उतने ज़्यादा मैं आपके लिए और नए कॉन्टेंट पर काम करूँगा। फिलहाल हम बात करने के लिए जा रहे हैं राष्ट्रीय, राज्य और सरकार। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपको ये PDF चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं और इसके अलावा कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके अलावा आपको कमेंट बॉक्स में ना एक आपको इंस्टाग्राम की पिन की हुई एक लिंक मिलेगा, उसको फॉलो कर लीजिए। क्योंकि उससे ये होगा कि आपको जितनी भी न्यू अपडेट होती है एनआईएस से रिगार्डिंग, या उसके रिजल्ट से, या उसके टीएमए से, या उसके प्रैक्टिकल से, या फिर उसका हॉल टिकट, तो एनआईएस से रिगार्डिंग सारे के सारे जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आप लोगों को मिल जाएगी उस इंस्टाग्राम लिंक को फॉलो करके करने पे। ठीक है, चलिए तो अभी हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय क्या है, यानी किसी भी देश के लिए एक नेशन क्या है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको ये PDF प्रोवाइड हो जाएगी, आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि राष्ट्र क्या होता है या फिर नेशन क्या होता है। तो राष्ट्र एक ऐसा सामाजिक और सांस्कृतिक समूह है जो समान भाषा, परंपरा, संस्कृति, इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर एकजुट होता है। यह भावनात्मक और सांस्कृतिक एकता पर आधारित होता है, ना कि केवल राजनीतिक सीमाओं पर। ठीक है, हिंदी वालों के लिए थी और इंग्लिश वालों के लिए है। आ नेशन इज सोशल एंड कल्चरल ग्रुप दैट यूनाइट्स बेस्ड ऑन अ कॉमन लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कल्चरल, हिस्ट्री एंड जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो इंग्लिश वाले एक बार पढ़ लेना इसको कि आ नेशन इज अ सोशल एंड कल्चरल ग्रुप दैट यूनाइट्स बेस्ड ऑन अ कॉमन लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कल्चरल, हिस्ट्री एंड जियोग्राफिकल एरिया। इट इज़ बेस्ड ऑन इमोशनल एंड कल्चरल यूनिटी रेदर देन जस्ट पॉलिटिकल बाउंड्रीज। तो कुल मिला के अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो आप ये नहीं कह सकते कि एक जो राष्ट्र होता है, एक नेशन जो होता है ना, वो सिर्फ एक लोगों का समूह होता है। नहीं, ये सामाजिक सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनकी भाषा कॉमन हो सकती है, इनकी परंपरा कॉमन हो सकता है, इनका एक प्रॉपर इतिहास कॉमन हो सकता है और संस्कृति यानी कल्चरल भी इनका कॉमन हो सकता है। तो ये एक प्रॉपर एकता होती है, एक प्रॉपर यूनिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और ये होता है आपका राष्ट्रीय, नेशन। ठीक है, नेशन इसी को कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ अ नेशन, नेशन इसी को कहते हैं। ठीक है, तो इस नेशन पे ध्यान रखिएगा क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन या 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ नेशन। ठीक है, सेकंड आता है आपके सामने राज्य यानी स्टेट और नेशन में अंतर क्या है, यानी राज्य में और राष्ट्र में क्या अंतर है। ठीक है, तो स्टेट में एंड नेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो आप कर लेना। ठीक है, स्टेट एंड नेशन में क्या डिफरेंस है वो आपको मालूम होना चाहिए। जब हम राज्य की बात करते हैं तो एक राजनीतिक संगठन होता है। ठीक है, राज्य के अंदर एक प्रॉपर एक राजनीतिक संगठन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ये सुनिश्चित करता है एक भौगोलिक क्षेत्र को, एक स्थायी जनसंख्या को, सरकार को और उसकी संप्रभुता को। ठीक है, इसमें आपको राज्य के बारे में जानना पड़ेगा और राज्य और राष्ट्र के बीच में अगर वो डिफरेंस पूछेगा तो आपको यही लिखना पड़ेगा कि एक प्रॉपर जनसंख्या मैटर करती है यहाँ पे, प्रॉपर एक सरकार मैटर करती है यहाँ पे, संप्रभुता यहाँ पे मैटर करती है किसी भी व्यक्ति की, सॉवरेनिटी जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, अगला आता है राष्ट्रीय एक सांस्कृतिक भावनात्मक इकाई होती है, जब हमने ऊपर पढ़ी थी, और एक समान संस्कृति, भाषा और परंपरा से जुड़ी होती है। सभी राष्ट्र राज्य नहीं होते मगर सभी राज्य राष्ट्र में हो सकते हैं।
ठीक है। यानी कि अगर एक राज्य है जो राष्ट्र का पार्ट बन सकता है, मगर ये एक राष्ट्र किसी राज्य का पार्ट नहीं बन पाता, ये याद रखिएगा, क्योंकि राज्यों से मिलकर ही राष्ट्र बनता है। ठीक है, तो ये था मेन जो कि आपसे पूछ सकते हैं, राज्य और राष्ट्र में डिफरेंस क्या है, तो आप बता दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारे सामने, सरकार यानी गवर्नमेंट क्या है, उसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो जब हम गवर्नमेंट यानी सरकार के बारे में बात करते हैं, उसके प्रमुख प्रकारों के बारे में बात करते हैं, तो याद रखना सरकार एक संगठनात्मक प्रणाली है जो राज्य के प्रशासन, कानून व्यवस्था और नीतियों को लागू करने का कार्य करती है। ठीक है, वो हम सब जानते हैं, सरकार एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है एक, और जो कि किसी भी देश में या किसी भी राज्य के अंदर अपना प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ फॉलो करवाती है, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी बनाती है। ठीक है, और ये कई तरह की हो सकती है कि यूनिटरी हो सकती है, यूनिटरी गवर्नमेंट, इसके अंदर सत्ता ही एक केंद्र होता है। दूसरा संघीय हो सकता है, फेडरल, जिसके अंदर सत्ता केंद्र में और राज्यों के बीच में विभाजित होती है। और तीसरा संसदीय होता है, जिसके अंदर कार्यकारी जो शक्ति होती है, कार्य करने की शक्ति होती है, वो पार्लियामेंट के पास में होती है। और चौथा ऑथोरिटेरियन, इसके अंदर जनता की स्वतंत्रता सीमित होती है और एक बंदा ही हेड होता है। ठीक है, तो ये चारों पढ़ लेना, इन चारों के बारे में पहले ही पूछा गया और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता क्या है। जब हम संप्रभुता के बारे में बात करते हैं, याद रखिएगा, संप्रभुता के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे सामने, संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी क्या है और यह राज्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हुआ आया हूँ कि सॉवरेनिटी क्लास 11 में भी था, संप्रभुता या संप्रभुता बोल दो या फिर सांप्रदायिकता बोल दो, ये सब इसी में ही है। और ये आपको सिर्फ 10th में नहीं, 11th में भी देखने को मिलेगा। सॉवरेनिटी यानी सांप्रदायिकता या सांप्रदायिकता भी मिलेगी और संप्रभुता मिलेगी। संप्रभुता को बोलते हैं सॉवरेनिटी एंड सांप्रदायिकता को बोलते हैं कम्युनिज्म। तो उसके बारे में पढ़ लेना बाद में। फिलहाल बात करने जा रहे हैं संप्रभुता क्या है और ये राज्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में बोले तो व्हाट इज सॉवरेनिटी एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर ए स्टेट। तो लिखा हुआ, संप्रभुता का अर्थ है राज्य के पूर्ण स्वतंत्रता और सर्वोच्च सत्ता, जिसके तहत वह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी अन्य शक्ति के हस्तक्षेप के बिना निर्णय ले सकते हैं और यह राज्य की पहचान और स्वायत्तता को सुनिश्चित करती है। अगर मैं सॉवरेनिटी की बात करता हूँ किसी भी राज्य के लिए, तो हर राज्य खुद में एक स्वतंत्रता मांगता है और वो स्वतंत्रता क्या होती है, वो सर्वोच्च सत्ता होती है, यानी कि उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, उसके ना आंतरिक मामले में ना बाहरी मामले में किसी भी तरह में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए किसी अन्य शक्ति का। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली है, दिल्ली के अंदर अगर केंद्र, सेंट्रल और राज्य दोनों के बीच में मतभेद होता रहता है, जिसके कारण इस दिल्ली में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बट वहीं पे बाकी राज्य जो है, हरियाणा है बीजेपी शासित है, और बाकी अपना यूपी हो गया या फिर आपका गुजरात हो गया, कोई भी राज्य देख लो, वो खुद में एक आज़ाद राज्य है। ठीक है, उनके फैसले खुद होते हैं। ठीक है, उन पे ऊपर से थोपा नहीं जा सकता। ठीक है, अगर कोई भी गवर्नमेंट सेंट्रल में बैठी हुई है और अगर वो कोई भी नियम पास कर रही है, कोई भी लॉ पास कर रही है, और अगर कोई स्टेट नहीं चाहता उसको अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करना, तो नहीं होगा इम्प्लीमेंट, है ना। तो इसीलिए हमने देखा किसान बिल आया था, किसान बिल में भी बहुत से लोगों ने क्या किया, बहुत से राज्यों ने क्या किया, किसान बिल को नेगलेक्ट कर दिया कि भाई हम नहीं स्वीकार करेंगे। और उसमें पंजाब और केरल सबसे आगे थे और दोनों राज्यों में वो किसान बिल नहीं लागू हुआ था और वहाँ की जो किसान वगैरह थे वो फुल इनके अपोजिशन में आगे थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि सॉवरेनिटी का मतलब होता है, ठीक है, सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि बिना किसी हस्तक्षेप के एक बेहतर फैसले पर काम करना, और सिर्फ ये राज्य ही करेगा क्योंकि राज्य की एक पहचान होती है, एक स्वायत्तता यानी इंपॉर्टेंस होती है। क्लियर। चलिए, ये फोर्थ क्वेश्चन था। अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी हम थोड़ा टाइम को बढ़ाएंगे, टाइम अभी कम ले रहे हैं, मगर आपका जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता जाता है उस तरीके से हम इस पे काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हम और बेहतर लेक्चर्स पे काम कर सकें। चलिए, तो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा क्या है, यानी नेशन स्टेट की अवधारणा क्या है। तो लिखा है, राष्ट्र राज्य वह राज्य होता है जिसमें राज्य और राष्ट्र की सीमाएं होती हैं और एक समान होती है, यानी वहाँ रहने वाले लोग एक समान संस्कृति, भाषा और परंपरा को साझा करते हैं। उदाहरण के लिए जापान और फ्रांस को राष्ट्र राज्य कहा जाता है। यानी कि अगर आप नेशन स्टेट की बात करते हैं तो ये ना एक नेशन को एक स्टेट की तरह मान लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक संस्कृति वाले लोग रहते हैं, एक भाषा वाले लोग रहते हैं और एक ही परंपरा को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, अब इंडिया है, इंडिया कई स्टेट से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहाँ पे केरला में अलग भाषा बोली जाती है, ऊपर दिल्ली में अलग भाषा बोली जाती है, असम में अलग बोली जाती है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट में बटा हुआ है, ये हमारा जो नेशन है। बट वहीं पे हम जब बात करते हैं उसके बारे में, आपका क्या बोलते हैं, फ्रांस के बारे में, जापान के बारे में बात करते हैं, तो जापान और फ्रांस में क्या है,
एक मूल और एक भाषा के लोग हैं, उसके अंदर कोई राज्य में नहीं बटा हुआ है। फ्रांस है तो फ्रांस है, और फ्रांस के अंदर जो भी है वो फ्रांस का हिस्सा है, ठीक है। और फ्रांस के अंदर जो नियम होंगे वो हर एक जगह पे नियम वो फॉलो होंगे। मगर वही मैंने इंडिया में अभी बात की थी ऊपर कि इंडिया के अंदर राज्यों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, राज्यों पे केंद्र का हस्तक्षेप। तो इस तरह से आप राज्य का अलग बन जाता है और एक राष्ट्र अलग बन जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि राष्ट्र राज्य क्या है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट जो है ना, वो जापान और फ्रांस को देख के आप बोल सकते हैं कि फ्रांस और जापान के अंदर एक ही नियम, एक ही कानून, एक ही भाषा और एक ही संस्कृति का एक वो है, मिला जुला वो है सामंजस्य, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये टॉप 5 क्वेश्चन आपको मैंने इस चैप्टर से करा दिए। यदि आप लोगों को इसमें कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। बाकी नीचे दिए हुए नंबर पर मैसेज करके भी आप ले सकते हैं जो भी पीडीएफ्स वगैरह हैं, जो भी इसमें चाहिए आपको। बाकी मिलता है किसी और वीडियो में। आज के लिए बस इतना है, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा, ठीक है। और हाँ, वो इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।